ये वाली लाइंस लास्ट लाइंस मैंने आपको ये वाली आपको बताई थी, जिसमें अंतिम शासक था आपका विजय, जिसने अगर हम बात करें 7 वाहनों ने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे, साथ साथ मोटीन और तांबे के भी सिक्के इन्होंने बनाए थे। और सातवाहन वंश का सर्वाधिक व्यापार आपका कल्याण नामक बंदरगाह से, जो कि एक पोर्ट था जहां से आपका एक्सपोर्ट होता था, ट्रेड किया जाता था और इंपोर्ट भी होता था। बंदरगाह पे क्या होता है, जहाज आते हैं, माल उन पे चढ़ाया जाता है, लेकर आते हैं और लेकर आते भी हैं और लेकर जाते भी हैं, है ना। तो ये जो तुम्हारी स्माइली आ रही है ना, अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चलो तुम खुश हो, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग खुश हैं। आगे प्यारे बच्चे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये कल्याण नामक जो बंदरगाह है ये आपका कहां पर, पश्चिमी घाट पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आगे आपसे बात की जाएगी भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें मैं 2 तो आपको पढ़ा चुकी हूं, जिसमें आप पर्शियन यानी कि ईरानी आक्रमण पढ़ चुके हैं। ईरानियों से पहले फिर दूसरा किसने किया था, ईरानियों के बाद सिकंदर ने, यूनानियों ने आक्रमण किया था। अब इसके बाद का कैसे याद करें मैम, तो सुन लो, आईजी साहब, ठीक है, आईजी साहब पीकर, आईजी साहब पीकर, पीकर, ठीक है, पीकर, अरबी पीकर, ऐसे लिखो, आईजी साहब पीकर आए तुर्की, आईजी साहब पीकर आए तुर्की। तो आईजी से इंडो ग्रीक हो गया, साहब से शक हो गया, पी से पहलव हो गया, कर से कुशान हो गया, अ से अरेबिक और टी से टर्की हो गया। तो आईजी साहब पीकर आए तुर्की। क्या पीकर आए भैया, दारू ही पीकर आए बस वो रह गया लिखना, है ना, पीकर आए। अब तुम कुछ भी मान लो, क्या पीकर आए, तो पीने पे तो एक ही जगह दिमाग जाता है कि शराबी पीकर आए होंगे मैम, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये आपका यहां पर इसकी ट्रिक है ताकि आप याद करें। सबसे पहले ईरानी आ गए थे, ईरानी के बाद आपके यूनानी आ गए थे और फिर आईजी साहब पीकर आए तुर्की। ये आपकी ट्रिक हो गई, यानी कि हिंद यमन यानी कि इंडो ग्रीक आए, फिर आपके शक आए, पहलव आए, कुशान आए, फिर उसके बाद अरेबिक आए और फिर प्यारे बच्चे टर्की लोग यहां पर आए। यानी कि इन शक्तियों ने समय समय पर आपके भारत देश पर आक्रमण किया था, हमारे भारत देश पर आक्रमण किया था। और अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो अब हम इनके बारे में यहां पे पढ़ेंगे। भारत पर ये 2 बार आपका टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि एक पेज को डिलीट कर देते हैं। और भैया आपको पीडीएफ एडवांस में ही दे दी गई थी जैसा कि आपका कहना था, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां पे जब हम आगे की तरफ बात करते हैं तो आपको इनको क्या कहा गया, हिंद यवन शासक जो है, इंडो ग्रीक शासक जो हैं, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा गया। किसी को इंडो ग्रीक जो आपके शासक हैं इनको क्या कहा गया है, बैक्ट्रियन भी कहा गया है। ठीक प्यारे बच्चे, आगे देखिएगा, ठीक है। आप लोग मुझे बहुत सारा आज प्यार दे रहे हो भाई, मेरा भी तरफ से उतना ही प्यार आप लोगों के लिए है, ठीक है। बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे पढ़ लो, मस्ती हो चुकी है, मस्ती 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 ये करनी है, लेकिन फिर बेटा पढ़ाई भी करनी है। इसको थोड़ा समझ लो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है साथ साथ बताऊंगी, लेकिन पढ़ाना तो मुझे पूरा पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, स्माइल करते हुए पढ़ाया करूं, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। आप जैसे बच्चे अगर किसी टीचर के साथ हो तो वो स्माइल तो करेगा ही करेगा, है ना। अब जाके तुमने मुझे सांस लेने दी है चैन की, चलो ध्यान से सुन लो अब, ठीक है। वरना तुमने तो मुझे इतना परेशान किया था शुरू में, पर मुझे पता था तुम मान जाओगे, है ना, एक दिन मान ही जाओगे। चलो आप ध्यान से सुनो, मेरी बात को सुनो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी भैया, आपके एप्लीकेशन पर ही पीडीएफ मिलेगी। अब देखो ध्यान से सुनो, इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। इसमें पहला शासक था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस इस वंश का पहला शासक है। और आपको मैं ये बता दूं कि डेमेट्रियस कौन था, तो सेल्यूकस की 3री पीढ़ी का वंशज था। सेल्यूकस कौन प्यारे बच्चे, वही सेल्यूकस जिसे हम कहते हैं सेल्यूकस निकेटर। और ये जो सेल्यूकस निकेटर था प्यारे बच्चे, सेल्यूकस निकेटर, ये इसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और ये कौन था, सिकंदर का सेनापति था, बताया था आपको। तो इसका जो 3री पीढ़ी है, यानी कि इसकी जो 3rd जनरेशन है सिकंदर की, उस 3rd जनरेशन में है आपका डेमेट्रियस।
ठीक है, डेमेट्रियस इसका इस वंश का पहला शासक है। और जब हम डेमेट्रियस की बात करते हैं तो डेमेट्रियस में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह आपका दूसरा यूनानी आक्रमणकारी शासक है। दूसरा यूनानी आक्रमणकारी शासक कौन है? डेमेट्रियस। अब जब डेमेट्रियस की बात करते हैं तो यह शासक है, लेकिन डेमेट्रियस आखिर था कौन? तो मैम सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज था। सेल्यूकस कहां चला गया? सेल्यूकस कहां चला गया? जी, टाइम यही रहेगा प्यारे बच्चे, अब टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखो, अब यहां पे थोड़ा सा डेमेट्रियस से हटके इस तरफ आओ, थोड़ा बैक में जाते हैं। इसको पढ़ो, डायोडोट्स। ये डायोडोट्स कौन है? आपको मैं बता दूं कि जब सिकंदर आपका भारत से वापस गया, भारत से कहां चला गया? वापस, तो इसने क्या किया कि जो भारत वाला क्षेत्र है वो किसको दे दिया था? सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था। और सेल्यूकस निकेटर ने यह सोचा कि जो सिकंदर का सपना था उस सपने को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरे भारत को जीतूंगा। और ऐसी सोच बनाते हुए प्यारे बच्चे उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस समय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। वीडियो रुक रही है, 1 मिनट रुकिए, मैं चेक कराती हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा चेक करा रही हूं मैं, देख ली। 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है क्लास में। चलिए, ठीक करा लिया है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनो। ये जो अब सिकंदर को दे दिया, अब सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पे हमला कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और दहेज में क्या क्या दिया? कंधार दिया, मकरान दिया। तो इसने मतलब 4 जगह किसको दी थी भाई? आपके दहेज में जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य एक कमजोर शासक के रूप में सामने आया। और जब ये कमजोर हो गया सेल्यूकस निकेटर, तो यहां पे एक व्यक्ति है डायोडोट्स। डायोडोट्स ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया कि भैया अब तुम्हारे बस की बात शासन करना नहीं है, तुम तो कमजोर हो, तुम हार गए और हार के तुमने अपनी हार भी मान ली, तो अब से तुम राजा नहीं हो। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ये जो डायोडोट्स है, जिसने यहां पर आपका क्या किया? डायोडोट्स ने सिकंदर को मना कर दिया कि आप अब यहां पे नहीं रहोगे शासक, बल्कि यहां पे शासक रहूंगा मैं। लेकिन ये जो डायोडोट्स है, इस डायोडोट्स की अगर आप आगे बात करेंगे तो डायोडोट्स ने यहां पे किसको हटाया? सेल्यूकस को। यानी हम कह सकते हैं कि पहले सिकंदर था, सिकंदर के बाद सेल्यूकस आया और सेल्यूकस के बाद में अब कौन आया है? डायोडोट्स। डायोडोट्स प्यारे बच्चे यहां पर आया। अब ये जो डायोडोट्स है, इसके बारे में जब आगे की तरफ हम बात करेंगे, अच्छा चलिए ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से प्यारे बच्चे, अब कमेंट्स नहीं करेंगे। अब ठीक है ना, मैंने ठीक करवा दिया है। तो ये जो डायोडोट्स है, इस डायोडोट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इस डायोडोट्स की हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या कौन करता है? ये आपका किया था, ये 1 मिनट, ये हत्या की थी यूथिडेमस। एक व्यक्ति है यूथिडेमस ने इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। मैं 1 मिनट प्लेन स्लाइड पर लिखकर बता देती हूं कि पहले मैम सिकंदर था, सिकंदर मर गया, तो फिर उसके बाद में मैम सेल्यूकस निकेटर आया। और सेल्यूकस निकेटर जब मैम हार गया तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है डायोडोट्स। और डायोडोट्स ने सिकंदर से ये कहा कि तुम्हारे बस, सेल्यूकस से ये कहा कि तुम्हारे बस की अब शासन करना नहीं है। लेकिन आगे चलकर ये जो डायोडोट्स है, इसकी हत्या किसने की? यूथिडेमस। क्या नाम है इसका? यूथिडेमस। थोड़े अजीब नाम है, यूथिडेमस। इसने हत्या कर दी इसकी। और ये यूथिडेमस कौन है? ये है प्यारे बच्चे डेमेट्रियस का पिता, डेमेट्रियस का पिता। तो
अब हम कहेंगे कि ये तो युद्ध चल रहा था भारत के बाहर। अब जब डेमेट्रियस आपका वेक्ट्रियन जो आपकी शाखा है या जो इंडो ग्रीक शाखा है, उसका कौन सा शासक है? डेमेट्रियस। इसके पिता का नाम यूथिडेमस। यूथिडेमस ने किसको मारा? डायोडोट्स को। डायोडोट्स ने किसको हटाया? सेल्यूकस को। सेल्यूकस से पहले कौन था? सिकंदर। ये पूरा इसका यहां पे शासन है, यानी कि अब डेमेट्रियस जो है वो यहां पर शासक है। और डेमेट्रियस प्यारे बच्चे जब शासक बन रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा यूनानी आक्रमणकारी था। तो आप कहेंगे पहला कौन था? तो ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि पहला शासक कौन था। हिंद यवन शासक भारत में आए हैं। आने वाला व्यक्ति जो यहां अटैक कर रहा है उसका नाम है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस का संबंध किससे था? सेल्यूकस से था। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस को किसने हटाया मैम? तो सेल्यूकस को हटाने वाला डायोडोट्स था। डायोडोट्स को किसने मारा? डेमेट्रियस के पिता यूथिडेमस ने इसकी हत्या कर दी थी। और यूथिडेमस जब हट गया तो उसका बेटा यानी कि डेमेट्रियस यहां पर आया और उसने तुरंत आया भारत में और अटैक कर दिया। तो पहला कौन था प्यारे बच्चे? सही बोल रहे हैं, सिकंदर। और ये आपका कौन है? दूसरा यूनानी आक्रमणकारी, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेमेट्रियस है। अब ये जो आपका वंश है इसकी दो शाखाएं होती हैं आगे चलकर, और ये दो शाखाएं दिखाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा ये बताओ, पहले तो दिख रहा है आपको? क्या आपको साफ साफ यहां पे चीजें दिख रही हैं या मुझे इसे जूम करना पड़ेगा? बता दो एक बार। चलो थोड़ा सा फिर भी मैं इसको बड़ा कर लेती हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर दिखें। एक मिनट रुकेंगे। ये अब बताओ, अब दिख रहा है बेटा? साफ साफ दिख रही हैं चीजें बेटा? क्लास में साफ दिख रहा है? सब कुछ ठीक हो रहा है? क्लास रुक रही है, क्लास रुक रही है, बार बार वीडियो बंद हो रहा है। भानु ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब है, चलो ध्यान से सुनो अब। तो इसकी जो आपका ये इंडो ग्रीक्स हैं, इनकी दो शाखाएं हो गई आगे चलकर, जिसमें एक तो है डेमेट्रियस शाखा। डेमेट्रियस कौन है? वही व्यक्ति है जिसने भारत पर आक्रमण किया है, ठीक है। और एक है यहाँ पे यूक्रेटाइड्स शाखा। दो शाखाएं आपकी यहां पर बन गई हैं आगे चलकर। और प्यारे बच्चे जब ये दो शाखाएं बन गई हैं तो दोनों के अलग अलग, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे घर में दो भाई होते हैं तो उनकी संपत्ति का बंटवारा हो जाता है और फिर चाचा ताऊ के बच्चे हो जाते हैं, तो ये भी कुछ ऐसे ही रिलेशंस इनके हैं। तो यहाँ पे एक डेमेट्रियस शाखा है और एक यूक्रेटाइड शाखा है। डेमेट्रियस शाखा में डेमेट्रियस के वंशज हैं और यूक्रोटाइड शाखा में आपके यूक्रोटाइड्स के जो हैं वंशज हैं। यूक्रोटाइड्स की अगर हम बात करें तो यूक्रोटाइड्स का जो उत्तराधिकारी है वो है एंटियालकिड्स। एक क्या है? एंटियालकिड्स है। इस एंटियालकिड्स के बारे में केवल आपको ध्यान रखना है कि इसने शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था। आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि यहां से प्रश्न नहीं आता है। यहां से प्यारे बच्चे बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो यूक्रेटाइड शाखा है, इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तक्षशिला, ठीक है। इसका केवल एक ही शासक है एंटियालकिड्स, लेकिन यहां तीन शासक हैं, अपोलोडोट्स, अगाथोक्लिस और मिनांडर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिलांडर, जिसको हम मिलिंद भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध एक बुक है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। वहां से इसका संबंध है जिसमें बौद्ध भिक्षु और मिलिंद पन्नो की वार्तालाप को बताया गया है। मिलिंद पन्नो, ठीक है, मिलिंद पन्नो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जैसे अगाथोक्लिस जिसने कृष्ण प्लस बलराम के सिक्के जारी किए, इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब मिलांदर के बारे में ध्यान से पढ़ो, जो अगली स्लाइड पे दे रखा है मिनांदर। ये किसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी? ये मैं आपको पढ़ाऊंगी मिनांदर। और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मिनांदर किस शाखा से था, तो आप कहेंगे मैम डेमेट्रियस शाखा से था। डेमेट्रियस शाखा से इसका संबंध था, डेमेट्रियस शाखा। और प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो इसने सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीते, बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की। और बौद्ध भिक्षु नागसेन से मैम क्या वार्तालाप की? तो इसने आपस में प्रश्न पूछे, जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछो और मैं उत्तर दे दूं, तो उन प्रश्न और उत्तरों को इनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ है, जिसमें मिलिंद के प्रश्न है किससे? बौद्ध भिक्षु नागसेन से, तो उन प्रश्नों के उत्तरों का जो समावेश है वो किसमें किया गया है? इस मिलिंद पन्नों में। तो लिखा हुआ है कि मिलिंद पन्नों एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें क्या है? मिलिंद के प्रश्न है। मिलिंद कौन है? मिनांडर। किस शाखा से संबंधित है? डेमेट्रियस शाखा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां आगे हम बात करते हैं। इसकी उपाधि हमीकश या सोटर है। सोने के सिक्के इसने चलवाए हैं। आपकी जो दूसरी शाखा है यूक्रोटाइट्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इस डेमेट्रियस शाखा की जो राजधानी है वो थी शाकल या सियालकोट। और ये तक्षशिला किसकी राजधानी है? अभी अभी मैंने बताया है, तक्षशिला मैम इसकी राजधानी है, जो यहां पे मैं दिखा देती हूँ एक डायग्राम में। आपके यूक्रेटाइट्स की शाखा है, राजधानी है तक्षशिला। तो दोनों की अलग अलग राजधानियां थी। इसकी राजधानी थी तक्षशिला और इसकी राजधानी थी शाकल या सियालकोट। लेकिन अब यहां पे सीधी सी बात यह है कि इन दोनों शाखाओं का एक ही शासक बसता है। लिख लीजिएगा, दोनों शाखाओं का अंतिम शासक था ये, दोनों शाखाओं का अंतिम शासक। और इसका नाम है प्यारे बच्चे हर्मियस। क्या नाम है इसका? हर्मियस है। और इस हर्मियस को इसे कुजुल कडफेसिस ने हराया था। इसे किसने हरा दिया? टाइम दूंगी, अभी दोबारा लगाऊंगी क्योंकि दोबारा मुझे पढ़ाना है। एक बार में ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, थोड़ी सी टफ है। इसे कुजुल कडफेसिस ने हरा दिया, यानी कि ये शाखा खत्म हो गई। तो पहले क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि आपके इंडो ग्रीक्स की दो शाखाएं बनती हैं, एक है डेमेट्रियस शाखा, लिखते रहो अब, और एक है मैम यूक्रेटाइट शाखा। यूक्रेटाइट शाखा, ठीक। और उसमें आपके यूक्रेटाइट शाखा में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है एंटियालकिड्स, जो कि यूक्रेटाइट शाखा का उत्तराधिकारी है। और प्यारे बच्चे, इन्होंने यूक्रेटाइट्स ने अपनी राजधानी बनाई है तक्षशिला। उसके बाद डेमेट्रियस शाखा में अपोलोडोट्स, अखातोक्लिस और मिनांडर यानी कि मिलिंद हैं। इसमें से अगाथोक्लिस ने कृष्ण और बलराम के सिक्के जारी किए हैं। और अगर हम मिनांदर या मिलिंद की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसने क्या किया है? इसने सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीता। इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बातचीत की है, मतलब मिलिंद ने प्रश्न पूछे हैं नागसेन से, और उनका समावेश किसमें किया गया है? मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नों में प्यारे बच्चों ये बताया गया है। इसकी उपाधि जो है वो हमीकश या फिर सोटर है। इसने सोने के सिक्के चलवाए हैं। डेमेट्रियस शाखा की राजधानी शाकल या सियालकोट है। और आपकी जो दूसरी शाखा है उसकी राजधानी तक्षशिला है। अगर मैं इसको यहां से रफ कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि राजधानी मैंने पीछे लिखवा ही दी है आपको। राजधानी मैंने पीछे आपको लिखवा दी है कि उनकी तक्षशिला राजधानी हुआ करती थी। ये चीज मैं आपको पीछे लिखवा चुकी हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा यहां पर। चलो आगे देखो, ठीक है। चलो भाई आगे देखो यहां पर। अब यहां पे इसे किसने, इन दोनों शाखाओं का एक ही अंतिम शासक है हर्मियस, जिसको किसने हराया है? कुजुल कडफेसिस ने जिसे हराया है। तो ये आप जल्दी से यहां पर, बेटा थोड़ा स्लो कीजिए, मुझे लगता है आधा घंटा इसी में निकल गया है, आधा घंटा इसी में। अब क्या क्या पढ़ा एक और बार सुन लो, जो कि तीसरी बार होगा। मैंने आपको बताया कि भाई इंडो ग्रीक शासक आए, ध्यान से सुनो जिसको समझ नहीं आया है। इंडो ग्रीक आए,
इंडो ग्रीक जिन्हें आप हिंद यमन कहते हैं या इन्हें बैक्टीरियन भी कहते हैं, ये जो इंडो ग्रीक आए इनमें आपका जो भारत में आक्रमण किया, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स पे बताया, जो बता दिया कि सिकंदर था, सिकंदर के बाद सेल्यूकस आया और सेल्यूकस के बाद प्यारे बच्चे डायोडोट्स आया। डायोडोट्स की हत्या किसने की? यूथिडेमस ने, और इसका बेटा था डेमेट्रियस। ये डेमेट्रियस का पिता है यूथिडेमस, जिसने हत्या कर दी डायोडोट्स की, यानी शासक कौन बन गया? डेमेट्रियस। अब डेमेट्रियस ने भारत पर अटैक कर दिया, ठीक है, यहां पे अटैक किया। उसके बाद ये जो आपके शासक हैं इनकी प्यारे बच्चों इंडो ग्रीक्स की फिर आगे चलकर दो शाखाएं बनती हैं, दो शाखाएं हैं, और ये दो शाखाओं की अगर हम बात करें तो दो शाखाएं कौन कौन सी बनी? तो मैम एक तो आपने बताया डेमेट्रियस, एक तो डेमेट्रियस शाखा बनती है। डेमेट्रियस शाखा की पहले बात कर लेते हैं। इसमें तीन शासक हैं, जिनमें से एक आपका अपोलोडोट्स है, अपोलोडोट्स है, एक अगाथोक्लिस है, अगाथोक्लिस, ठीक है, अगाथोक्लिस है, और एक प्यारे बच्चे मिनांडर यानी कि मिलिंद है, मिनांडर यानी कि मिलिंद, ये यहां पर है। अखादोक्लिस ने क्या किया? कृष्ण प्लस बलराम के सिक्के जारी, कृष्ण प्लस बलराम इनके क्या किए हैं? सिक्के जारी किए हैं, सिक्के जारी। और मिनांडर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। दूसरी शाखा है यूक्रोटाइड्स, यूक्रोटाइड्स ये शाखा है। इस शाखा का केवल एक ही उत्तराधिकारी है और उसका नाम मैंने आपको बताया है कि उस शाखा का उत्तराधिकारी है एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स। आपको लिखकर समझ आ रहा है? लिखकर बता रही हूं, एंटियालकिड्स ये इसका शासक है। इन्होंने अपनी राजधानी बताई है तक्षशिला, तक्षशिला को बनाया था, ठीक है। और प्यारे बच्चों इनकी अगर हम बात करते हैं, जो दूसरी शाखा है, इसने अपनी जो राजधानी है, इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाई थी शाकल या सियालकोट, राजधानी शाकल या फिर हम कह सकते हैं सियालकोट। अब इन दोनों शाखाओं के सभी शासक खत्म हुए और दोनों शाखाओं का एक अंतिम शासक है, अंतिम शासक जिसका नाम है हर्मियस, जिसका नाम है हर्मियस। और हर्मियस को किसने हराया? इसे हराया कुजुल कडफेसिस ने, कुजुल कडफेसिस, कुजुल कडफेसिस आगे आपका आने वाला है, तो कुजुल कडफेसिस ने इसे भी हरा दिया। यानी इंडो ग्रीक्स का टाइम खत्म हुआ और आपको अच्छे से पता है कि जब इंडो ग्रीक्स जाएंगे तो कौन आएंगे? शक आएंगे। अब समझ में आया? अब अच्छे से समझ आया या नहीं समझ आया? ठीक है, चलिए आप थम्स अप्स कर दो फटाफट अगर समझ में आ गया है, ताकि मुझे पता चले। मुझे पता है थोड़ा सा पोर्शन टफ था, लेकिन आप डायग्राम खुद से बनाओगे तो चीजें समझ में आएंगी। ऐसा थोड़ी है कि समझ में नहीं है। अब भी समझ में नहीं आ रहा सुमन को? अब तो मैंने पूरा हाथ से भी लिख के बता दिया। दिक्कत होती है कि पीडीएफ से नहीं समझ आ रहा, तो ये तो लिखकर भी बता दिया भाई। अब क्या समझ नहीं आ रहा वो कमेंट करो, ठीक है। कितना टाइम चेंज करवाएंगे भाई आप लोग? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अब ये लोग खत्म हो चुके, इनकी अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि अंतिम शासक को कुजुल कडफेसिस ने हरा दिया। कुजुल कडफेसिस कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा आपको। बेटा इंग्लिश में लिखा हुआ है सपना, ठीक है, पीडीएफ में लिखा हुआ है। आगे देखिए, हिंद यवन के आक्रमण के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स क्या हुए। जो आपके हिंद यवन जब भारत में आए तो इन्होंने ऐसे क्या इफेक्ट्स छोड़े? इफेक्ट्स ऑफ हिंद इंडो ग्रीक्स लिख सकते हो, इंग्लिश नहीं लिखी है इसकी। इफेक्ट्स ऑफ इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक। आगे देखिए, मुद्राओं की लिपि यानी कि स्क्रिप्ट ऑफ करेंसी, यानी कि जो कॉइन्स होते थे उन पे अब लिखा जाने लगा। इन पे क्या हुआ? कॉइन्स पर लिखा जाने लगा। यानी कि पहले इन पे कुछ भी लिखा नहीं जाता था, अब इन मुद्राओं पर लिखा जाने लगा, करेंसीज पर लिखा जाने लगा।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हुआ कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग हुआ। जो वीक्स आप देखते हो आज कैलेंडर में कि ये वीक है मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे, ये सब चीजें कहां से हैं? तो ये चीजें आपकी किसके प्रभाव से आई? इंडो ग्रीक्स यहां पे इफेक्ट छोड़ के गए। फिर प्यारे बच्चों आप 12 राशियां पढ़ते हो, जिसमें मेष पढ़ते हो, कर्क पढ़ते हो, सिंह पढ़ते हो, कन्या पढ़ते हो, मिथुन पढ़ते हो, जैसे लियो, आरिस, जेमिनी, ये सब क्या है? राशियां होती हैं जो नाम के हिसाब से होती हैं। तो ये राशियां किसके प्रभाव से आई? इंडो ग्रीक्स इनको लेकर आए। और प्यारे बच्चे पर्दा प्रथा यानी कि विल प्रैक्टिस हम कह सकते हैं इसको, वैसे पर्दा प्रथा ही कहते हैं, ये गलत है, इसको हटा दीजिएगा, पर्दा सिस्टम लिखिएगा यहां पर, ठीक है। ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, पर्दा सिस्टम लिखेंगे यहां पर, पर्दा सिस्टम, इसको ठीक करेंगे, पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम कौन लेकर आए? ये लोग। मैं मतलब ये लोगों ने प्रथा शुरू की थी बेटा, इन्होंने ऐसे ही पर्दा प्रथा शुरू नहीं की थी, इन्होंने किसी कारण से पर्दा को लिया था, मतलब जो पर्दा करना शुरू किया था। जैसे ये लोग भारत में आते थे तो बहुत सारे डेजर्ट्स पड़ते थे, बहुत सारे मरुस्थल पड़ते थे। और प्यारे बच्चे जब मरुस्थल पड़ रहे हैं तो धूल मिट्टी से बचने के लिए जो पुरुष थे उन्होंने जो है क्या कहते हैं पगड़ी वगैरह पहन ली। और फिर प्यारे बच्चे जो महिलाएं थी उन्होंने घूंघट ढक लिया, मुंह ढक लिया। अब इसको क्या कर दिया? एक सिस्टम बना दिया। फिर आगे चलकर मुगल आए तो मुगलों से अपनी सुंदर लड़कियों को बचाने के लिए भी पर्दा किया गया, क्योंकि मुगल क्या करते थे, जो भी सुंदर स्त्री या कन्या लड़की होती थी उसको उठा के ले जाते थे। तो ये पर्दा प्रथा जो थी उस समय बचाव के लिए शुरू की गई थी, लेकिन आज क्या है, इसे हमने एक सिस्टम बना दिया कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, लड़कियों को पर्दा करना चाहिए। तो ये पर्दा कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रथा नहीं थी कि ये इन लोगों ने चला दी, नहीं, इन्होंने तो सिर्फ इसलिए किया कि जो धूल मिट्टी से स्किन पे एलर्जी हो सकती है या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इन सबसे बचने के लिए इन्होंने पर्दा करना शुरू किया था। लेकिन हमारे यहां इसको पर्दा प्रथा में चेंज कर दिया। तो ये सब हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव थे, ये सारे प्रभाव यहां पे भारत में यही लोग छोड़कर गए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। और अब कौन आएंगे? शक। शक आएंगे जिन्हें हम सीरियन कहते हैं, सीथियन नहीं है, ये सीरियन लिखिएगा, सीरियन। ठीक है, शक नहीं, सीरियन। अब देखो ये शक कहां से आए? मध्य एशिया से आए थे, यानी सेंट्रल एशिया से आने वाले थे। इनमें अगर हम पहला शासक बात करेंगे तो मोगा है, और शकों की भारत में 5 शाखाएं थीं। शकों की भारत में 5 शाखाएं थी, ध्यान रखिएगा। शकों की कितनी शाखाएं हैं? 5, जिसमें से एक तो अफगानिस्तान में, क्योंकि उस समय आपका अफगानिस्तान भारत से अलग नहीं था, ठीक है, अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा इनकी पंजाब में, तीसरी शाखा मालवा जो कि मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। उसके बाद प्यारे बच्चे इनकी नॉर्थन शाखा या उत्तरी शाखा तक्षशिला से मथुरा थी। पश्चिमी क्षत्रप या पश्चिमी शाखा, आप चाहे ब्रांच कहें, शाखा कहें या क्षत्रप, एक ही बात होती है, जो नासिक से उज्जैन तक थी, नासिक से उज्जैन तक थी। तो 5 शाखाएं। इस पे हमने क्या क्या पढ़ा? देखो हाथ से, मैम हमने पढ़ा कि शक आए हैं। अब शक कहां से आ गया? शक आ गए मैम मध्य एशिया, यानी सेंट्रल एशिया से आ गए। फिर जब ये आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका शासक साथ में जरूर आया होगा। तो पहला शासक मैम इनका मोगा आ गया। पहला शासक कौन था इनका? मोगा था। फिर हमें यह बताया गया है कि जो शक हैं इनकी भारत में ये 5 जगह पर थे। भारत में 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो मैम एक अफगानिस्तान में है, एक मैम पंजाब में है, एक मैम मालवा यानी कि मध्य प्रदेश में है, ठीक। और एक अगर हम बात करें मैम तो एक शाखा हमारी उत्तरी शाखा है,
ठीक है, उत्तरी शाखा यानी कि नॉर्थन ब्रांच, और एक मैम पश्चिमी शाखा है, पश्चिमी शाखा यानी कि वेस्टर्न ब्रांच। ये शाखाएं हो गई। जब हम उत्तरी शाखा की बात कर रहे हैं तो उत्तरी शाखा मैम तक्षशिला यानी कि पाकिस्तान से लेकर मथुरा तक बनाई है, ठीक है, तक्षशिला से मथुरा। और अगर हम पश्चिमी शाखा की बात कर रहे हैं तो ये मैम नासिक से उज्जैन बन गई। क्या बन गई? नासिक से उज्जैन। समस्या खत्म मैम, समाप्त, समस्या समाप्त हो गई। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमने शकों के बारे में ये सारी चीजें पढ़ी। शक आपके मध्य एशिया से आए। शकों का पहला शासक मोगा हुआ करता था। हाँ, मोगली याद रख लो, मोगा याद नहीं रह रहा तो। और शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। इसके अलावा मैंने चौथा पॉइंट बताया नहीं है। यानी कि पहले आपने बताया कि इंडो ग्रीक आए, यानी कि आईजी साहब, ठीक है, साहब आ गए तो मैम फिर शक आ गए। पीकर आएंगे तो पहलव आ जाएंगे। आईजी साहब पीकर, पी आए, कर आए तो कुषाण आ जाएंगे। पी कर, तो पी अलग है, कर अलग है। पहलव है फिर कुषाण है। फिर कहाँ आए? मतलब आए मतलब अरबी हो गए, और पीकर आए तुर्की, तो फिर तुर्की आ गए। तो इनकी 5 शाखाएं हैं भारत में जो इन्होंने फैलाई हुई हैं। ठीक, समझ आया प्यारे बच्चे? यहां तक चीजें डन हो गई, लिख लिया आप लोगों ने। मैम आप 1 2 कब पढ़ाया था? 1 2 कब पढ़ाया था मतलब? अशुत भारती, प्यारे बेटा पीछे ही तो पढ़ा है। सिकंदर से पहले ईरानी आते हैं। कहां दिमाग है आप लोगों का? इसका मतलब आप पीछे का रिवीजन नहीं करते हैं। शक मतलब शक करना नहीं है। शक मतलब यहां शक करना नहीं है। शक एक शाखा है, ये विदेशी हैं, ये भारत में आ रहे हैं। शक क्या है? नेहा यादव कह रही हैं, बताइए। बेटा रामायण पढ़ा चुकी हूं और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं सीता कौन था? आपको पता ही नहीं है कि लड़की है कि लड़का है। ठीक, आगे देखिए, यहां पे पीडीएफ से ना समझ आने वालों की भी समस्या खत्म कर देती हूं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। उसके बाद प्यारे बच्चे अब हम देखेंगे कि आगे अगर हम चलेंगे तो यहां पे एक व्यक्ति जो आपकी, देखो इसके बारे में ध्यान से सुनना कि ये जो पश्चिमी शाखा, इनकी पश्चिमी शाखा शकों की, इसका जो संबंध है मैं यही बता दूं लिखकर थोड़ा। इस शाखा से जो संबंध है वो है रुद्र दामन का। रुद्र दामन का संबंध आपका इस शाखा से है, का संबंध पश्चिमी शाखा से है, पश्चिमी शाखा से है। आपको मैंने रुद्र दामन के बारे में पहले भी पढ़ाया है। यह रुद्र दामन जिसने जूनागढ़ अभिलेख को जारी किया था, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी गई थी, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध पश्चिमी शाखा से है। देखो लिखा है आगे, रुद्र दामन का संबंध पश्चिमी क्षत्रप या शाखा से है। यानी हम कह सकते हैं कि जो शाखा आपके इंडो ग्रीक्स की पश्चिमी शाखा है वो कहां से कहां फैली हुई है? मैम नासिक से उज्जैन, नासिक से उज्जैन में फैली हुई है। और इसी रुद्र दामन ने, जिसका संबंध इनकी पश्चिमी शाखा से है, जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। और ये आपका संस्कृत में जारी किया था, प्योर संस्कृत में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चों यहां पर अजय पीछे की क्लासेस देखो, पीछे की क्लासेस जाओ बेटा। सिकंदर के आक्रमण से पहले, सिकंदर के आक्रमण से पहले ईरानी आ गए थे, पढ़ाया हुआ है। कहां रहते हो? सोते हो क्या क्लास में? सब पढ़ाया है प्यारे बच्चे। आप एक दिन आते हो, अच्छा मुझे क्लास भी लेनी है, अच्छा देखना है टीचर सही से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, टीचर जिंदा है या मर गया है, चेंज हो गया है, ये देखने आ जाते हैं क्लास में कुछ बच्चे। सिर्फ यही कि भैया चलो चल के आज देख ही लेते हैं थोड़ा क्लास व्लास कैसी चल रही, हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं। फिर पूछेंगे मैम से आपने कब पढ़ा है ईरानी, कब पढ़ा है आपने यूनानी।
कितनी गलत बात है बेटा, पढ़ते नहीं हो और फिर टीचर की कमी निकालते हो। यही देखने आते हैं, चलो भाई आज होश आ गया है, आज क्लास लेनी है, एक दिन लेते हैं 10 दिन गायब हो जाते हैं, फिर कहते हैं आपने पढ़ाया नहीं, ब्लेम लगा देते हैं टीचर पे, हर चीज में टीचर की गलती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम ऐसे ही करना, पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन अपनी हरकतें मत बदलना तुम, ठीक है? अपना मत पढ़ना, टीचर की ही गलती है। मैं अब आप खुद ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मेरी ही गलती है। आगे देखिए, अब ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कहां पर है? गिरनार पर्वत, जो कहां पड़ता है? गुजरात में। और मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताए हैं और यहां पर भी लिख दिया है। इसी अभिलेख, अब कुछ बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख का मतलब होता है बेटा पत्थर पे कोई संदेश लिख देना, पत्थर पे कोई संदेश लिख देना, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं अभिलेख। और इसी अभिलेख से आपको एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील, और इस अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। और इस चीज की जानकारी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देता है, ठीक है? तो रुद्रदामन किससे संबंधित है? शकों से संबंधित है। शक कौन है? विदेशी हैं। शकों की कौन सी शाखा से संबंधित है? मैम पश्चिमी शाखा से संबंधित है। पश्चिमी शाखा कहां से कहां तक है? नासिक से उज्जैन तक है, ठीक है? और इसने फिर एक अभिलेख, एक इंस्क्रिप्शन, एक संदेश दिया लोगों को संस्कृत भाषा में, जो गिरनार पर्वत गुजरात में है। और प्यारे बच्चे, इसमें सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो मैम चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया। फिर इसी में पूरी जानकारी दी गई है सुदर्शन झील की। उसके बाद सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट यहां ऐड है। तो सुदर्शन झील से जो नहरें निकली हैं वो किसने निकलवाई? तुषाश्प ने। तुषाश्प कौन था? सम्राट अशोक का राज्यपाल। यानी सुदर्शन झील का निर्माण, फिर उसमें झील में से आपकी क्या निकली हैं? नहरें। और नहरें निकलवाने का काम किसने किया? अशोक के समय हुआ, और वो अशोक के राज्यपाल तुषाश्प ने किया। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे क्या हुआ कि ये जो झील थी, जो झील है जिसका नाम सुदर्शन झील है, ये झील टूट फूट गई, इसमें टूट फूट हो गई, इसके जो किनारे थे वो टूट फूट गए। तो जब भी आपके घर का कोई भी पार्ट टूट जाता है तो आप क्या कहते हो? रिनोवेट करा लो मम्मा या पापा, आप कहते हो इसे फिर से बनवा लो। या आपका कोई चीज टूट जाती है तो भी आप कहते हो इसको फिर से सही करा लो। तो इसी तरीके से जब ये टूट गई तो इसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब है रिनोवेट कराना, यानी दोबारा से चीज को रिपेयर कराना। तो इसको रिपेयर कराने का काम किसने किया? रुद्रदामन ने, सुविशाख के निर्देशन में। अब मैम ये सुविशाख कौन है? तो सुविशाख बेटा मंत्री है, मिनिस्टर है किसका? रुद्रदामन का, रुद्रदामन का है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये टूट फूट गई। अब ऐसा तो है नहीं कि जीवन में चीज एक ही बार टूटती है, वो फिर से भी टूट सकती है। तो ये दोबारा टूट गई, और अब किसके टाइम पे? स्कंदगुप्त के समय टूटी। तो पुनः जीर्णोद्धार यानी कि रिव्यूड अगेन, यानी कि दोबारा से इसको रिपेयर करवाया स्कंदगुप्त ने। ये स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति और हैं स्कंदगुप्त के बारे में भी, क्योंकि स्कंदगुप्त ने इसे क्या कराया? रिनोवेट कराया, अगेन रिनोवेट इसने कराया। तो आपने क्या क्या पढ़ा? मैम हमने पढ़ा रुद्रदामन के बारे में। जब हमने देखा रुद्रदामन, तो रुद्रदामन एक शक शासक है, शक शासक।
और ये शकों की कौन सी शाखा से है? तो हमने देखा मैम पश्चिमी शाखा से है, पश्चिमी शाखा। मैम इसने एक संदेश लिखा जिसे हम कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख लिखा, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन या अभिलेख का मतलब है जब पत्थर पे कोई संदेश दिया जाता है। और जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो प्यारे बच्चे फिर इसकी भाषा तो आपने हमें बताई थी कि संस्कृत है। अब इस जूनागढ़ अभिलेख में पूरी बात किसकी की गई है? सुदर्शन झील की, सुदर्शन झील की बात की गई है कि सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ, इसका जो इसका मतलब जीर्णोद्धार किसने करवाया, फिर अगला है इसका पुनः जीर्णोद्धार किसने करवाया। ये प्यारे बच्चे यहाँ पर आपके प्रश्नों की श्रृंखला इसमें मैंने बताई। तो मैम आपने बताया निर्माण पुष्यगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, पहले क्वेश्चन का आंसर देखो पुष्यगुप्त। फिर आपने बताया, अच्छा एक पॉइंट रह गया, हाँ, निर्माण किसने करवाया और इसमें से नहरें किसने निकलवाई? नहरें, तो नहरें निकली अशोक के समय जो कि तुषाश्प ने निकलवाई। तुषाश्प ये कौन था? तुषाश्प मैम जो है अशोक का राज्यपाल था। जीर्णोद्धार एक बार मैम रुद्रदामन ने करवाया और दूसरी बार मैम स्कंदगुप्त ने करवाया। और फिर हमने पढ़ा कि इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और आपके अशोक और साथ साथ में इसकी रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये सब मैंने पढ़ाया है और पीडीएफ आपको एडवांस में दे दी गई थी आपके कहने के मुताबिक। जैसा आप कहते जा रहे हैं वैसा मैं करती जा रही हूं और उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बेटा ये फिर पूरी आपकी कमी है। और जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं अगर आप सच में ईमानदारी से कर रहे हैं तो इतिहास अभी जितना मैंने पढ़ाया है उससे प्रश्न आपके फंस रहे हैं, चाहे आप इस चीज को प्रैक्टिस सेट में भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा मैंने बताया। अब प्यारे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि हमारा अगला पॉइंट हम देखेंगे और ये मैंने आपको पढ़ाया, रिवीजन कराया। और अब क्योंकि आपने क्या पढ़ा था मैम, आपने पढ़ाया था आईजी, एक मिनट, आईजी साहब, ठीक है, आईजी साहब पीकर आए तुर्की। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंडो ग्रीक, शक पढ़ लिया और अब हम क्या पढ़ेंगे? पहलव यानी कि पार्थियन। और इसमें बहुत छोटा सा प्रश्न आता है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। जो कल वाली क्लास हुई है उसी फोल्डर में एडवांस पीडीएफ आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इसका संस्थापक मिथ्रेडेट्स, ये लोग ईरान से आए थे। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नेस था और इनकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके बारे में प्रश्न आते ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न आते ही नहीं है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इसके संस्थापक का नाम कि मैं मिथ्रेडेट्स था, कहां से आए? ईरान से आए। ये देखो जूनागढ़ कहाँ है प्यारे बच्चे, अभी पढ़ाया कि गिरनार पर्वत गुजरात में। आपका फोकस कहाँ रहता है क्लास के अलावा? बेटा ध्यान से पढ़ो, ये रहा गिरनार गुजरात, आपको बता चुकी हूं आंसर, देखो तो सही। ठीक है, ये देखिए यहां पर आगे देखिए, तो ये प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ये हमारे पहलव। अब पहलव के बाद कौन आएंगे? कुषाण। कौन आएंगे? कुषाणों। कुषाणों का सबसे फेमस राजा होगा कनिष्क।
जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कि उसने शक संवत चलाया था। रुद्रदामन किस वंश से थे? बहुत बढ़िया। मैं बार बार बोल रही हूं कि रुद्रदामन शक शासक था, शकों की पश्चिमी शाखा से रिलेट करता था। चलो और क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन कितने भी पूछो लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस पूछा करो। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर, देखो यहां पर अब आए आपके कुषाण। कुषाण ये आपके अगली विदेशी हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि कुषाण जो है इसका संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफेसिस। कौन है प्यारे बच्चे? कुजुल कडफेसिस। कुजुल कडफेसिस कुषाणों का शासक था। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये कुषाण कहां से आए? तो मैम ये भी सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए और इनकी जनजाति थी यूची जनजाति। तो क्या क्या पढ़ा कि मैम कुषाण, कुषाणों में अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक का नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है, कुजुल कडफेसिस। कुजुल कडफेसिस ये आपका यहां पे संस्थापक है। ठीक, उसके बाद मैंने पढ़ाया कहां से आए, तो आप कहेंगे सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए। इनकी जनजाति क्या है, ये कौन से ट्राइब्स थे, तो आप कहेंगे कि ये यूची जनजाति थी। यूची ये मैंने आपको हाथ से लिखकर बताया। अब देखना यहां पर जब ये आपका कुजुल कडफेसिस, तो कुजुल कडफेसिस जो है इसका उत्तराधिकारी, इसका सक्सेसर होता है बिम कडफेसिस। इसी को कहा जाता है कि ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था प्यारे बच्चे? तो मैम ये था विम कडफेसिस, जो कि आपका कुजुल कडफेसिस का पुत्र है और पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी होता है। मैम इनके नाम इतने अजीब क्यों थे, आसान नहीं रख सकते थे? बेटा हम थे नहीं उस समय, इसलिए अभी भी विदेशियों के नाम तो हमें अजीब ही लगते हैं और उन्हें हमारे लगते हैं जैसे आपको उनके लगते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि यूची जनजाति से है। वास्तविक संस्थापक विम कडफेसिस है, जो कि कुजुल कडफेसिस का बेटा है। वास्तविक संस्थापक कब कहते हैं, यानी कि उस समय उस वंश को पहचान मिली होगी, उस वंश के बारे में लोगों को पता चला होगा। और प्यारे बच्चे इसी विम कडफेसिस ने पहली बार सोने के सिक्के चलवाए, जिन्हें द्विभाषीय मुद्रा कहा गया। द्विभाषीय मुद्रा का मतलब क्या है? द्विभाषीय मुद्रा का सीधा सीधा यहां मतलब है कि इसने यूनानी स्क्रिप्ट में भी लिखवाई और साथ साथ प्यारे बच्चे यानी कि इसने खरोष्टी लिपि भी इन सिक्कों पर लिखवाई। तो इसने सोने के सिक्के चलवाए जिस पर दो भाषाओं का प्रयोग किया, आपकी ग्रीक स्क्रिप्ट और आपकी खरोष्टी स्क्रिप्ट। दोनों भाषाओं का सिक्कों पर प्रयोग करने के कारण इसके सिक्कों को द्विभाषीय मुद्रा कहा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं चेक करवा लेती हूं विपिन, आज चेक करवा लेती हूं। आगे देखिए, आगे फिर हम देखेंगे कि विम कडफेसिस जो है जब ये भारत में आया तो इसने शैव धर्म को अपनाया। शैव धर्म समझते हो, जो कि आपके शिव भगवान की पूजा करते हैं, यानी शिव भगवान को इसने फॉलो किया और ये उनसे इतना प्रभावित हुआ कि इसने क्या किया कि शिव नंदी बैल की आकृति के सिक्के इसके समय के मिले हैं। विम कडफेसिस को सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। सर्वलोकेश्वर यानी सारे लोकों का जो ईश्वर हो, या सम्राटों का सम्राट इसे कहा जाता है। और ये सब विम कडफेसिस, क्यों इसने नंदी और शिव और नंदी जो बैल हैं उनके सिक्के क्यों चलवाए? क्योंकि ये शिव भगवान यानी शिव का जो है अनुयायी था।
शिव का फॉलोवर था। तो प्यारे बच्चे, जो विम कडफिसेस हैं, कुषाण, लास्ट रिवाइज कर लो, कुषाण आए, कहां से आए? सेंट्रल एशिया से। किस जनजाति से आए? तो आप कहेंगे कि जनजाति थी यूची जनजाति। इसने क्या खास किया? इसने मैम कुछ खास नहीं किया, लेकिन इसके बेटे ने, जिसका नाम है विम कडफिसेस, जो कि वास्तविक संस्थापक है, इसने सबसे पहले तो 2 भाषाओं के सिक्के चलवाए सोने के, जिसमें एक भाषा, एक लिपि लिखी यूनानी और दूसरी लिपि लिखी खरोष्टी। और प्यारे बच्चे, इसका जो बेटा है, इसके बेटे ने आकर यहां पर शैव धर्म को अपनाया और ये इतना प्रभावित हो गया कि इसने शिव नंदी बैल की आकृति के सिक्के चलवा दिए। फिर इसने विम कडफिसेस को सम्राटों का सम्राट या सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी इस वंश का सबसे फेमस शासक कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे और पीडीएफ आपको एडवांस में दे दी गई है। कल वाली क्लास के फोल्डर में पीडीएफ है, आप वहां से खोलें, चीजों को देखें और बेटा प्लीज क्लास में पढ़कर आया करें। थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट्स लगाइए। तो आज के लिए इतना ही। क्लास डेली आपकी 7 बजे होगी। 7 बजे आपका टाइम इसलिए फिक्स किया गया है तो क्योंकि आपकी मैथ्स की क्लास से क्लैश कर रहा था। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।